दोस्तों, पुलिस जब किसी भी आरोपी को पकड़ना चाह रही है और उसके पीछे ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह छोटे से छोटे सबूत से यानी कि ऐसे खुलासे कर देती है और मुख्य आरोपियों तक पहुंच जाती है। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि मतलब कि एक पति पत्नी है दंपत्ति, उनकी हत्या हो जाती है गोलियों से भूनकर। उसके बाद पुलिस जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को सबूत में कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस को मिलता है मात्र एक सिगरेट का ठूंठ, जिसको सिगरेट का बड़ भी बोलेंगे। अब उस सिगरेट के बड़ के पीछे पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ गई है और फिर वह अब इस हत्याकांड में एक ऐसा खुलासा लेकर आती है। जब वह दुनिया के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया और पुलिस की तारीफ करते करते नहीं थक रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि वाकई में पुलिस ने जो ये काम किया है काबिल तारीफ काम किया है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि पुलिस अपने करने पर आ जाए तो वह दूध का दूध और पानी का पानी जरूर कर देती है। यानी कि एक सिगरेट के बड़ से पुलिस ने यहाँ मुख्य आरोपियों को ऐसे ढूंढ निकाला जिसके बारे में कोई शायद कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि एक सिगरेट का ठूंठ किसी आरोपी को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, आज के इस मामले में हम लोग आपको एक एक पॉइंट को बताएंगे कि कैसे उन आरोपियों ने वहां पर उनकी हत्या करने के बाद सिगरेट पी और सिगरेट पीने के बाद उसके जो सिगरेट का बड़ है उसको वहीं फेंक कर चले गए और फिर वही एक सबूत बन गया और उसी सबूत की बिना पर वह मुख्य आरोपी पकड़ा गया। दोस्तों, आखिर वहां पर क्या होता है, पूरी जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हावड़ा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में जो हावड़ा है, जहाँ पर हावड़ा ब्रिज के नाम से एक बहुत बड़ा रेलवे का पुल भी बना है, उस पुल को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। दोस्तों, उसी हावड़ा में रहने वाला जो व्यक्ति जिसका नाम रामकिशन है, रामकिशन के साथ उनकी पत्नी लीला रानी दोनों रहते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे आदमी हैं। यानी कि जिस समाज में वो लोग रहते हैं वह समाज उनकी बड़ाई करते नहीं थकता है। यानी कि यहाँ पर वो पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहते हैं। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 सितंबर 2020 की, जब वह रामकिशन और जो लीला रानी है जो कि अपने घर में मृत पड़े हुए हैं, अचानक उनको दूध देने वाला एक जो दूधिया है वह आता है, उनका दरवाजा खटखटाता है। लेकिन उसके बार बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी ना तो रामकिशन जी बोल रहे ना ही उनकी पत्नी लीला रानी कोई जवाब दे रही है। अब तो वह दूधिया उस गेट को खोलता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद अब वह उनको देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वह पाता है कि यहाँ जो रामकिशन और उनकी पत्नी लीला रानी है वो बिस्तरों पर पड़े हुए हैं और उनके शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून भी बह गया। दरअसल उनको गोलियों से भून दिया है। अब तो यहाँ उस आदमी की मचाई गई चीख के अनुसार सुनकर जितने भी लोग वहाँ आस पड़ोस के हैं वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और अब उन लोगों में से कुछ लोग पुलिस के पास भी सूचना दे देते हैं और पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत मौके वारदात पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद अब तो वह इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है, यानी कि फोरेंसिक टीम को बुलाती है, वहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह सबूतों को जुटाना, पूरा जो काम होता है पुलिस का वो उस काम को कर रही है और उन दोनों शवों को मतलब कि कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवाते हैं ताकि उनका पोस्टमार्टम हो सके। अब जिस प्रकार से वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं, यहाँ उनको जानकारी मिलती है कि रामकिशन की एक बेटी भी है जिनका नाम निवेदिता होता है। अब उस लड़की को बुलाया जाता है। अब जो निवेदिता है वह आई तो है यहाँ पर। जब उससे पूछा जाता है कि बेटी कोई बात तो नहीं, तुम्हारी कोई इनसे कोई झगड़ा बात कोई किसी और से झगड़ा हो, तो यहाँ पर वह लड़की रो तो ये बताती कि नहीं, उनका किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है, वो तो बड़े शुद्ध और सात्विक आदमी हैं। यानी कि बढ़िया पूजा पाठ बड़े तरीके से रहते हैं, समाज में एक भी आदमी उनका विरोधी नहीं है, सभी लोग उनके साथ मिलकर चलने वाले हैं। पुलिस जब बड़ी ही गहराई से बारीकी से वहां पर जब अपना सर्च अभियान चलाती है तो पुलिस के पास एक सिगरेट का बड़ जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है, उस
फिल्टर, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करता है, और उसी फिल्टर की वो जो वहाँ मिलता है, अब पुलिस उसको एक सबूत के रूप में वहाँ से बरामद करती है और उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा देती है, क्योंकि उस बड़ में उन किसी न किसी के फिंगरप्रिंट तो होंगे ही। बस अब पुलिस वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उनको भी, यानी कि एविडेंस को इस प्रकार से खंगाल रही है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाए। सीसीटीवी वगैरह सब जगह पूरी छानबीन की जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस बड़ी हैरान और दुखी अवस्था में बैठी हुई है, लेकिन वह जो डबल मर्डर है उसकी कोई गति उन पुलिस से नहीं सुलझ पा रही होती है। अब तो जो उस सिगरेट के बड़ को जहां फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, अब तो पुलिस उसी सिगरेट के बड़ पे जो सिगरेट की कंपनी का नाम होता है उसके बारे में वहाँ दुकान, खोके, एजेंसी वगैरह सब में जांच करते हैं। लेकिन एक सिगरेट को कौन बता सकता है कि यार सिगरेट पीने वाला वह जो व्यक्ति है उसने इस सिगरेट को यहाँ पर जलाया भी होगा या फिर उसने उस सिगरेट को बेचा भी होगा। भाई कितने ही लोग आते हैं जो सिगरेट पीते भी हैं और पिलाते भी हैं, लेकिन अब यहाँ से कैसे जानकारी मिले कि आखिर उस सिगरेट के बड़ को कौन लेके गया था, यानी कि उस सिगरेट को कौन लेकर गया था। दोस्तों यहाँ पर जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है और उस लड़की के साथ जो उनका यानी कि पति है, यानी कि उस रामकिशन का जो दामाद है जिनका नाम बंटी संधू है, उनसे जब पूछा जाता है तो बंटी संधू कोई खास जवाब नहीं देता है। वह हाँ ना कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। यहाँ पर पुलिस को उस पर सख्त हो जाता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है। अब तो आगे जाके पुलिस वहाँ पर यानी कि उस एरिया के जितने भी डंप कॉल्स हैं, यानी कि जो सीडीआर रिपोर्ट है, उनको सबको लेती है। और तो और उस बंटी संधू जो कि उनका दामाद है, उनकी बेटी निवेदिता है, उनके नंबर्स भी जो सीडीआर रिपोर्ट है वह निकाली जाती है। और यहाँ पर पुलिस सभी की कॉल रिकॉर्डिंग को भी सुन भी रही है। यानी कि अब तो जो 16 सितंबर की तारीख थी, यानी कि 15 सितंबर को पुलिस के पास एक कॉल ऐसी मिलती है जिसको पाकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल दोस्तों उस बंटी संधू के जो कॉल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट है उसमें एक अजय दास नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। दरअसल ये अजय दास नाम का जो व्यक्ति है यह एक क्रिमिनल किस्म का आदमी है। जब इससे इसकी बात हो रही है तो पुलिस तो पूछती भाई तुम्हारी क्या बात हुई थी। यहाँ पर वह अजय दास कोई खास जानकारी नहीं बता रहा होता है। अब तो पुलिस उस अजय दास के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है और उसी 3rd डिग्री में अब पुलिस के पास जानकारी ऐसी आती है जिसको जानकर पुलिस वाकई में जो सोच रही थी वह बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। दरअसल यहाँ पर वह जो अजय दास है वह स्वीकार कर लेता है कि यहाँ उस आदमी को यानी कि अजय दास ने उस रामकिशन उनकी पत्नी लीला रानी को गोली मारकर उनकी हत्या तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर उनकी हत्या करने के एवज में उनको 1 लाख रुपए की सुपारी मिली थी और यह सुपारी उस बंटी संधू ने दी थी जो कि रामकिशन के दामाद हैं। यहाँ पर 50,000 रुपये तो उन्होंने पहले ले लिए थे, यानी कि एडवांस पेशगी ले ली, उसके बाद बाकी के रुपए बाद में मिलने थे। इसीलिए उस अजय दास ने, जो कि उस बंटी संधू का अच्छा दोस्त बन गया था, बस उसने इन कम पैसों में उन आदमियों को मारने की यानी कि सुपारी ली थी। पुलिस अब उस आदमी यानी कि बंटी संधू को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। यहाँ पर उल्टा बंटी अब उस आदमी यानी कि उस अजय दास पे उल्टा आरोप लगाता है और कहता है कि भाई ये सब काम करने वाला ये है अजय दास, ये वे है, उसको जानता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो वह अजय दास है वह उसके मुंह पर कहता है बंटी अब झूठ मत बोलो, मामला सारा खुल गया है। बस अब क्या था, पुलिस भी अपने उसी तरीके को अपनाती है, यानी कि बंटी के पास भी उसी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है और अब बंटी भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने अपने सास ससुर को मरवाने के लिए सुपारी दी थी अजय दास को 1 लाख रुपए में। बस इस प्रकार से तो यहाँ पर जो मामला खुला है। यहाँ अब जो पुलिस है उस बंटी से पूछ रही है आखिर तुमने अपने सास ससुर की हत्या तो कर दी, हमने ये बात मानी, लेकिन क्यों करी, उसका कोई मेन मोटिव तो होगा जिसकी वजह से तुमने इन दो डबल मर्डर्स को करवा दिया। यहाँ पर वह जो बंटी है वह अब खुलासा करता है दरअसल उसको जरूरत थी कुछ रुपयों की, कुछ रुपए नहीं, करीब 8 लाख रुपए की। दरअसल वह बताता है कि उसके ऊपर करीब 7 लाख रुपए का कर्ज हो गया था
और यहाँ पर वह जब अपनी पत्नी से लगातार कहता कि अपने बाप से पैसे लिया, तो यह निवेदिता अपने पिता से पैसा मांगने की ज़रूरत तो करती थी, लेकिन इसका जो पिता है उससे मना कर देता कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी रकम नहीं है। अब तो बंटी भी जब अपने ससुराल आता है तो वह अपने उस ससुर को बताता है कि ससुर जी ऐसा है, तुम अपनी जो पुश्तैनी जो ज़मीन है उसको बेच दो, जो पैसे आएंगे वो पैसे हमको दे दो। अब भाई तुम्हारा तो कोई वारिस तो है नहीं, यानी कि अकेली बेटी निवेदिता ही तो है, तो वही उसका असली वारिस हुआ, तो क्यों ना आप वो ज़मीन बेचकर उस पैसे को उसको दे दो। लेकिन जो राम किशन है वह मना कर देता है साफ कि वह अपनी पुश्तैनी भूमि को उसके जीते जी नहीं बेचेगा। उसके मरने के बाद चाहे एक एक कूड़ को बेच दो, लेकिन वह अपनी उस जो पुश्तैनी भूमि है उसको नहीं बेचेगा। बस फिर क्या था, अब तो वह जो बंटी है वह अपने ससुर से नाराज रहने लगा था और वह मन ही मन सोचता है कि क्यों ना यदि यह आदमी यानी कि उनका जो ससुर है वही इस दुनिया से उठ जाए तो उसके तो बल्ले बल्ले, भाई वो सारी जमीन को बेच खाएगा और पैसे पैसे होंगे। बस इसी जुगत में वह अपने उस अजय दास नाम के दोस्त से मुलाकात करता है और यहाँ पर दोनों प्लानिंग करते हैं कि कैसे उस रामकिशन की हत्या करी जाए। और दोस्तों अब तो वो लोग 16 सितंबर की रात को पहुंच जाते हैं उस रामकिशन के घर पर, और वहां जाने के बाद उन जो सो रहे जो सास ससुर हैं उनके ऊपर गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल सारे सबूतों को वहां से मिटाने के बाद वो लोग अब एक गलती कर देते हैं, वह गलती होती है सिगरेट का बड़, जिसको पीने के बाद वो लोग वहीं पर फेंक देते हैं। अब तो जो पुलिस है वह उस फॉरेंसिक टीम की मदद लेती है और उस सिगरेट पे जब उन फिंगरप्रिंट्स को ढूंढ रही होती है तो वो फिंगरप्रिंट मिलते हैं बंटी संधू के। दरअसल जो ये बंटी संधू नाम का व्यक्ति है ये सिगरेट पीने का आदी है। अब तो पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि यहाँ दोनों ने मोटिव भी बता दिया था कि किस कारण उन्होंने उनकी जान ली थी और वह क्यों उनको मारना चाहते, यानी कि सारी बात का खुलासा तो कर देता है बंटी। लेकिन यहाँ पुलिस बंटी की पत्नी निवेदिता जो कि रामकिशन की बेटी थी उसका कोई भी जो उसमें दोष नहीं पाती है। अब तो उन दोनों लोगों को वहाँ निचली अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ पर जज साहब द्वारा इसको क्रूरतापूर्वक किया गया जुर्म स्वीकार करते हैं और उस बंटी को और उसके जो दोस्त अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि कहा गया है कि मरते दम तक जेल के अंदर ही रहने चाहिए, इनको बाहर आने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों क्या उन लोगों को जो ये सजा मिली है सही है? क्या ये काफ़ी है उन लोगों के लिए, या फिर आप लोग कुछ और सजा उन लोगों के लिए सोचते हैं? तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इंसान इस लोभ लालच के चक्कर में फंसकर ऐसे बुरे कर्म को कर बैठता है जिसके बाद तो उसको उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये निहायत ही गलत भी है। दोस्तों कभी भी अपने आप को ऐसे कमज़ोर ना समझे, और यदि तुमने तुम्हारे कर्म से तुम्हारे ऊपर जो कर्ज चढ़ा रखा है तो भाई उसको पटाने वाले तुम ही होंगे, कोई और नहीं। तुम्हारा ऐसा कोई भी हक नहीं है तुम्हारे सास ससुर की ज़मीन पर कि तुम उसको अपने मुताबिक कभी भी खरीदो या बेचो। यह निहायत ही गलत है, ऐसा कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों यदि मेरी कोई त्रुटि लगी हो तो आप लोग मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।